नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज हो गए हैं। उनके नाराज होने की खबरें हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम शिंदे की बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। और एक बड़ी खबर कनाडा से जुड़ी हुई। कनाडा भारत के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। ट्रूडो ने कहा जिम्मेदारी के साथ भारत से संबंध जारी रखेंगे। कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में रहना चाहते हैं। उधर नफरती भाषण देने के मामलों पर एडीआर की रिपोर्ट आई है। 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, ये एडीआर ने कहा है। 5 साल में केस झेल रहे 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। नफरती भाषण देने वाले मामले झेल रहे उम्मीदवारों ने। उधर राहुल गांधी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर दौरे पर एसजीपीसी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। एसजीपीसी ने सिख विरोधी दंगों पर राहुल से माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने दूसरे दिन भी श्री हरमंदिर साहिब में सेवा की। उधर जाति सर्वे पर 9 दलों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की। बैठक में नीतीश ने कहा 1.5 महीने बाद पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा भी होगा, यह नीतीश कुमार ने कहा है। इधर लैंड फॉर जॉब मामले में कल लालू और राबड़ी की पेशी है। लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। कोर्ट ने समन जारी कर 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। उधर पीएम मोदी के बयान पर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने हमला बोला है। हम किसी दिल्ली के गुलाम नहीं है, यह कहा बीआरएस ने। पीएम ने कहा था एनडीए में आना चाहते थे केसीआर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों ने आज एक बैठक की। 10 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में संविधान पर हमला किया गया है। और अब बात टीएमसी की कर लेते हैं। टीएमसी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। समय देने के बावजूद पार्टी नेताओं से नहीं मिली साध्वी निरंजन ज्योति। मुलाकात होने तक कृषि भवन से नहीं हटेंगे, यह टीएमसी ने ऐलान कर दिया है। चलिए अब ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें खास हैं। पहली खबर, नेपाल में धरती हिली, दिल्ली तक कांप उठी। क्या आज का भूकंप झांकी है, असली अभी बाकी है। दूसरी खबर, पहले गधा फिर भिखारी, अब किडनी एपिसोड, पाकिस्तान में किडनी की बोली दिखाएंगे। तीसरी खबर, 26/11 से भी बड़े हमले की तैयारी में था आईएसआई। यह खुलासा उस आतंकी ने किया है जो कभी इंजीनियर था। चौथी खबर, क्या पीएम की रैली से पहले ट्रेन एक्सीडेंट की साजिश रची गई। वंदे भारत को कैसे मिला डरावना सिग्नल, तस्वीरें दिखाएंगे। और पांचवी खबर, जाति सर्वे के जवाब में आज धर्म का चुनावी दांव किसने चला। 2024 के लिए राजनीति विज्ञान का गणित जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। फिक्र आपकी में सबसे पहले वो खबर जो आज 2 देशों में खौफ का मंजर लेकर आई। आज 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे आखिरी वाला झटका नेपाल में आया। केंद्र यही था। तीव्रता 6.2 थी और इसकी वजह से दिल्ली तक कांप उठी। इसके बाद नेपाल में आफ्टर शॉक भी आया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कुदरत का कोई सिग्नल था जिसे हमें समझना होगा। यह खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज के भूकंप पर भारत में दहशत वाली यह छोटी सी रील देखिए। बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से आया था। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप था। अचानक से ताले वाले हिलने लगे। हम लोग लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा। तो वही हमको डर लग गया, हम बाहर आ गए। तो मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। तो मंगलवार को अमंगल हो सकता था, क्योंकि आज एक बार नहीं, कुल मिलाकर 4 बार धरती कांपी है। पहला झटका सुबह 11:19 पर आया।
तीव्रता 2.7 थी। केंद्र हरियाणा का सोनीपत था। दूसरा झटका दोपहर 1:18 पर महसूस हुआ। इसकी तीव्रता 3 थी। केंद्र असम का कार्बी आंगलोंग था। तीसरा भूकंप दोपहर 2:25 पर आया, तब तीव्रता 4.6 थी। इस बार केंद्र नेपाल था। और चौथा और सबसे जोरदार झटका दोपहर 2:51 पर आया, तब तीव्रता 6.2 थी और इस बार भी केंद्र नेपाल ही था। यानी 26 मिनट के अंतराल पर नेपाल की धरती 2 बार कांपी और इस आखिरी झटके का भयानक असर दिल्ली तक महसूस हुआ। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में लोग दहशत में आ गए। घरों में पंखे, बेड, अलमारी तक सब कुछ करीब 30 सेकंड तक हिलते हुए दिखे। सबसे ज्यादा डर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को लगा। दफ्तरों में भी डर का यही आलम था। लोग बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में आ गए। वो तब तक वापस नहीं लौटे जब तक स्थिति सामान्य नहीं लगी। दिल्ली में झटके इतने तेज थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी मीटिंग छोड़कर बाहर भागना पड़ा। वो बैठक छोड़कर मंत्रालय के बाहर आ गए। ये तब है जब भूकंप का केंद्र दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर नेपाल का बाझांग जिला था। ऐसे में सोच कर देखिए कि अगर कहीं भूकंप का केंद्र हिमाचल या उत्तराखंड के हिमालय वाले रेंज में होता, जहां से दिल्ली की दूरी महज 250 से 300 किलोमीटर है और तीव्रता करीब 8 होती, तब तबाही कितने बड़े पैमाने पर होती। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आती है और विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय की रेंज में अगर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो यहां शहर की करीब 20% बिल्डिंग ही बच पाएंगी। 20%। शुक्र मनाइए कि आज ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी यह घटना घट सकती है क्योंकि उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 20 वर्षों में आए 4,500 से अधिक भूकंप के हल्के झटकों के बाद यहां भूगर्भ में लगातार तनाव बढ़ रहा है। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थिति बन गई है। यह तनाव गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट जोन के दक्षिण में रिकॉर्ड किया गया है। तनाव के कारण चमोली के भूगर्भ से सबसे अधिक एनर्जी निकल रही है। इस स्ट्रेस ड्रॉप से लगातार तरंगें निकल रही हैं और यही तनाव इस इलाके में बड़े भूकंप का खतरा बढ़ा रहा है, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हालात कतई अच्छे नहीं हैं और नेपाल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां आज उसी रेंज में भूकंप आया है जहां साल 2022 में आया था, जिसके बाद नेपाल से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई। देखिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भूकंप का केंद्र गहराई में ज्यादा है तो विनाश कम होता है, लेकिन अगर गहराई कम हो तो तबाही का स्केल बढ़ जाता है। नेपाल में आज यही हुआ। आज यहां आए भूकंप का केंद्र नेपाल का बझांग जिला था। यहीं 26 मिनट के अंतराल पर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। दूसरा वाला झटका सबसे जोरदार था और धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसका भयानक असर भी देखने को मिला। भूकंप के कारण कच्चे और पक्के मकानों में नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। कई मकानों के गिरने की खबरें आईं। कई रास्तों पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से 5-6 लोगों के घायल होने की खबर है। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ जगह मवेशी भी मारे गए हैं। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भी भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जहां साल 2022 में आया था। तब जिला बझांग नहीं बल्कि पड़ोस का जिला दोती था। उस वक्त तीव्रता 6.2 नहीं बल्कि 6.3 थी और तब के जलजले में 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। जानकार मानते हैं कि आज का भूकंप असल में एक ट्रेलर है और बहुत जल्द बड़ी तबाही आ सकती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, जिसके बारे में एक डच वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है कि यहां तुर्की से भी ज्यादा भयानक भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में सीरिया और तुर्की भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठा था। ये कुदरती आपदा दोनों मुल्कों में महाविनाश लेकर आई थी। हजारों लोगों को
अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ भूकंप आकर रहेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी एक डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबिट्स ने पहले ही कर दी थी और उन्होंने एक बार फिर से इसी तरह के भूकंप आने की भविष्यवाणी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की है। उन्होंने खुद से जुटाई गई जानकारी के आधार पर 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 30 सितंबर को हमने वायुमंडलीय उतार चढ़ाव दर्ज किया जिसमें पाकिस्तान और उसके आसपास के हिस्से शामिल थे। ये सही है, ये आगामी तीव्र झटके का सूचक हो सकता है जैसा कि मोरक्को के मामले में था, लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। फ्रैंक हुगरबिट्स सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता हैं। 2 अक्टूबर से पहले 29 सितंबर को भी उन्होंने ऐसी ही एक चेतावनी सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के YouTube चैनल पर दी थी। तब उन्होंने जो कुछ कहा था वो आज भारत और नेपाल में आए भूकंप पर बिल्कुल सटीक बैठा। जानकार मानते हैं कि भूकंप की पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन फ्रैंक हुगरबिट्स के मामले में ये बात फिर से गलत साबित हुई है और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनकी इस चेतावनी की काफी चर्चा है और पाकिस्तान में अभी से लोग डरे हुए हैं। तो भूकंप से हिंदुस्तान के कई राज्य हिल गए, लेकिन पाकिस्तान से आई सनसनीखेज खबर ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हां, पाकिस्तान का किडनी बाजार। कंगाल पाकिस्तान अब तक दुनिया में गधे बेच रहा था, दूसरे देशों में सबसे ज्यादा भिखारी भेज रहा था। गधे और भिखारियों का सौदा करते करते पाकिस्तान अब अपनी जनता के अंग भी बेचने लगा है। यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया का किडनी बाजार बन गया है। भूखमरी से जूझ रही जनता को पैसों का लालच देकर अवैध ढंग से उनकी किडनी निकाली जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक मानव अंगों की तस्करी का व्यापार चल रहा है। 8 तस्करों की गिरफ्तारी के साथ बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकिस्तान ने पहले अपनी आवाम के मुंह का निवाला छीना, अब जनता से उसकी किडनी भी छीन रहा है। आतंकवाद, गरीबी, तंगहाली, बेरोजगारी से गुजर रहे पाकिस्तान में मानव अंगों की तस्करी के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। मुनीर का मुल्क दुनिया के कुछ देशों के लिए किडनी बाजार में तब्दील हो चुका है। TV9 भारतवर्ष पाकिस्तान के इस नापाक खेल पर बड़ा खुलासा करने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किडनी ट्रांसप्लांट में शामिल गिरोह पर शिकंजा कसा गया। गिरोह पर गैर कानूनी तरीके से 328 लोगों की किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने का आरोप है। पुलिस ने गिरोह के सरगना डॉक्टर फवाद मुख्तार को भी गिरफ्तार किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फवाद पहले भी 5 बार मानव अंगों की तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में रह चुका है। मुख्तार के साथ एक कार मैकेनिक काम करता था जो अस्पतालों में भर्ती गरीब मरीजों को पैसों का लालच देकर किडनी निकलवाने के लिए राजी करता था। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी को खुद मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा। पाकिस्तान में किडनी बेचने का बाजार पंजाब प्रांत से लेकर लाहौर, रावलपिंडी और पीओके तक फैला है। इसका खुलासा पाकिस्तानी चैनलों पर वक्त वक्त पर होता रहा है। पाकिस्तानी पत्रकारों की माने तो इस खेल में कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान के किडनी बाजार का सबसे बड़ा खरीदार कौन है। तो पाकिस्तान में पकड़े गए किडनी रैकेट से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किडनी बेचने वाले गिरोह का नेटवर्क पंजाब प्रांत से पीओके तक फैला है। पाकिस्तान में अवैध रूप से निकाली गई किडनी की कीमत 30 लाख रुपए होती है। विदेशों में 1 करोड़ तक में किडनी बेची जाती है। कई विदेशी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान आते हैं। कई बार विदेशी मरीज हो तो पाकिस्तानी नागरिक को उसके देश भेज दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से कितने बड़े पैमाने पर मानव अंगों की तस्करी का यह पूरा खेल खेला जा रहा है। इस खेल में पाकिस्तान का पार्टनर चीन भी है। इस रिपोर्ट में देखिए। 8 महीने पहले लाहौर से 14 साल के लड़के का अपहरण हुआ। वारदात को किडनी बेचने वाले गिरोह ने अंजाम दिया। 1 महीने पहले लाहौर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रावलपिंडी से किडनी गैंग की गिरफ्तारी हुई। एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में किडनी चोरी, अवैध ट्रांसप्लांट की घटनाएं तेज हो गई हैं। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब अवैध तौर पर लोगों की किडनी निकाली जा रही है। पैसों का लालच देकर गरीबों को जाल में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान का किडनी बाजार सालों पहले से खुलेआम चल रहा है, अब अचानक उसमें तेजी आई है।
पाकिस्तान का किडनी बाजार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि चीन अवैध किडनी का सबसे बड़ा खरीदार बना है। पाकिस्तानी आवाम की अवैध ढंग से किडनी निकालकर चीन भेजी जा रही हैं, क्योंकि चीन मानव अंगों की तस्करी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। चीन में 1984 से मौत की सजा पाए कैदियों के शरीर से ऑर्गन्स निकालना कानूनी तौर पर वैध है। मानवाधिकार गुट दावा करते रहे हैं कि चीनी सेना कुछ कैदियों के शरीर से मौत के पहले ही किडनी, लिवर और हार्ट निकाल लेती है। चीन में बड़े पैमाने पर अंगों की कालाबाजारी होती है। लगता है अब चीन ने पाकिस्तान को भी अपने जाल में फंसा लिया है। पाकिस्तानी आवाम के हालात का फायदा उठाकर वो उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा है। पाकिस्तान ने 2010 में अंगों की तस्करी को गैर कानूनी माना। इसके खिलाफ 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया। कानून से पहले पाकिस्तान अंगों की तस्करी का बड़ा बाजार बना हुआ था। किडनी बेचना खरीदना यहां आम हो चला था। अब एक बार फिर पाकिस्तान के किडनी बाजार में तेजी आई है। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट ने यहां कमबैक किया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इसके अलावा हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल ऑर्गन फेलियर से करीब 1.5 लाख मौत होती हैं। सिर्फ किडनी फेल होने से 40,000 से ज्यादा मौत होती है। यहां 1,000 लोगों के हर साल किडनी बेचे जाने का दावा है। पूरी दुनिया में अंग प्रत्यारोपण का 10% अवैध कारोबार होता है। तो पाकिस्तान सिर्फ किडनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही नहीं, बल्कि खूंखार आतंकियों को पालने पोसने वाला देश भी है। और हमारी अगली स्टोरी, इंजीनियर आतंकी विस्फोटक खुलासा। पाकिस्तान के बारे में ऐसी रिपोर्ट अक्सर आती रहती है, इसलिए खुद को बदनामी से बचाने के लिए उसने नई साजिश रची है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो चुका है। क्या है वो प्लान और कैसे पाकिस्तान की पोल खुली, इस पर आपके सामने एक चौंकाने वाला सच आने वाला है। पहले ये तस्वीर गौर से देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए इन 3 आतंकियों के नाम शाहनवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी हैं। दिल्ली और यूपी से पकड़े गए इन तीनों का संबंध ISIS से था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि इनके हैंडलर पाकिस्तान में हैं और उन्हीं के ऑर्डर पर इनको हिंदुस्तान में बहुत बड़ी दहशत फैलानी थी। ISIS के इन आतंकियों के आका का नाम फरहतुल्लाह गोरी है, यानी नाम सामने आया ISIS का, लेकिन षड्यंत्र के पीछे पाकिस्तान, उसकी एजेंसी और वहां बैठे आतंकी चेहरे हैं। इसलिए पूरे प्लान को डिकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन पहले ही फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसकी आवाज और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में बैठा गोरी ही आतंक का वो चेहरा है जो ISIS के नाम पर भारत में नौजवानों को ऑनलाइन जिहाद के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ISIS के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ने भारत में आतंक फैलाने का ये एक नया तरीका अख्तियार किया है। दरअसल ISIS के नाम पर यह ISI का ही एक टेरर मॉड्यूल है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकी ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं। उसके बाद आतंकी हमले के लिए तैयार करते हैं और उन्हें ISIS के आमिर की शपथ दिलाई जाती है। वो इसलिए ताकि अगर भारत की एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करे तो पाकिस्तान और ISI का नाम सामने ना आए। फरहतुल्लाह गौरी भी इसी की एक कड़ी है जो सोशल मीडिया पर आतंक का कोचिंग सेंटर चलाता है। इस वीडियो में इतना जहर है कि हम आपको ये सुना नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि वो जिहाद के लिए युवाओं को उकसाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, भारतीय एजेंसियों के बारे में झूठे दावे करता है। फरहतुल्लाह गौरी गुजरात में साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2005 में हैदराबाद के STF कॉलेज में फिदाइन हमला भी इसी ने करवाया था। केंद्र सरकार ने फरहतुल्लाह के जुर्म की लिस्ट के आधार पर 2020 में इसे आतंकी घोषित कर दिया। तो फरहतुल्लाह गोरी के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। हैदराबाद का रहने वाला यह आतंकी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। हाल फिलहाल में एजेंसियों ने उसकी एक्टिविटी ट्रैक की। सरकारी दस्तावेजों में उसे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया गया है। वो YouTube पर अपनी तकरीरें डालता है जिसमें भारतीय नौजवानों को बरगलाया जा सके।
और अपनी इन्हीं जिहादियों के जरिए वो हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में रहता है। इस बार भी साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से खतरा टल गया। शाहनवाज और उसके साथी दबोच लिए गए। भारत में उनका क्या प्लान था, वो इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के शिकंजे में आए आईसिस के आतंकी शाहनवाज, मोहम्मद रिजवान और अरशद वारसी ने पूछताछ में जो खुलासे किए, उससे एजेंसियों के भी होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक ये चेहरे त्योहारों से पहले बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे। बताया जा रहा है कि तीनों 26/11 से भी बड़ा हमला करने की फिराक में थे। दिल्ली समेत 18 जगहों पर धमाके की तैयारी थी। इनमें अयोध्या का राम मंदिर उनकी लिस्ट में था। इसके अलावा मुंबई के मरीन ड्राइव का चावड़ हाउस टारगेट पर था। यही नहीं, मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में बड़े नेताओं के रूट की रेकी भी की थी। देश में 26/11 से भी बहुत बड़े आतंकी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक खास दिन आतंकी हमला किया जाना था, जिसकी तारीख पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को तय करनी थी। सीमा पार से आदेश था कि बड़े पैमाने पर तबाही मचानी है, ऐसी तबाही जो 26/11 से बहुत बड़ी हो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो क्या होता। आपको बता दें, 26/11 मुंबई पर हुआ वो आतंकी हमला है जिसमें 166 लोग मारे गए थे, जबकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 60 घंटे से ज्यादा चला था। इसके पीछे भी पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी ही गुनहगार थे, जो आज भी वहां आजाद हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन आतंकियों को पकड़ा वो पेशे से इंजीनियर थे। तीनों पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम रखा था। इन तीनों को बम बनाने की महारत हासिल थी। कहा जा रहा है कि कई नौजवानों को भर्ती कर इन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। दिल्ली में शाहनवाज आलम किराए के मकान में रहता था। उसके कब्जे से हथियार और विस्फोटक भी बरामद करने का दावा है। इनमें .32 बोर की एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस, केमिकल से भरे प्लास्टिक कैन और बोतल, बैटरी के साथ कनेक्टर, अलग अलग रंग के पाउडर, टाइमर और मोबाइल फोन, इसके अलावा पेन ड्राइव और भारत का नक्शा शामिल है। चलिए अब रूस से आई फिक्र की सबसे बड़ी खबर, जो न सिर्फ यूरोप और अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है, क्योंकि महज 96 घंटे बाद रूस सबसे बड़ा घातक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करने वाला है, परमाणु वाला रिटर्न गिफ्ट। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि रूस ये टेस्ट इसी हफ्ते करेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब पुतिन का बर्थडे होगा, रूस ब्यूरोवेस्टनिक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो इसके सैटेलाइट सबूत भी सामने आ गए हैं। लेकिन बड़ी फिक्र यह है कि मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में, ये वाली मिसाइल जो आप देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस मिसाइल का टेस्ट रूस करने जा रहा है, वैसी मिसाइल अब तक नहीं बनी। अमेरिका और चीन भी उस तकनीक को हासिल नहीं कर पाए हैं जिस तकनीक का इस्तेमाल इस मिसाइल में हुआ है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अब तक ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल की तस्वीर या उसकी डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर रूस इस मिसाइल का सफल टेस्ट कर लेता है तो यह मिसाइल अब तक की सबसे घातक, विनाशक मिसाइल होगी, जिसे रोकने का ना तो कोई तरीका होगा और ना ही मचने वाली तबाही की कल्पना की जा सकेगी। कुछ इसी तरह दुनिया पर सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। कुछ इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी तबाही के सिग्नल मिल रहे हैं। खबर है कि आर्कटिक में रूस का एटमी बेस एक्टिव है। पुतिन आर्कटिक के इसी बेस पर दुनिया की सबसे बड़ी और विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है न्यूयॉर्क टाइम्स का। और ये सैटेलाइट तस्वीरें सबूत हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में डंके की चोट पर छपी हैं। अब बारी बारी से इन सबूतों पर नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये आर्कटिक में रूसी सेना का परमाणु बेस है। यहीं पर रूस दुनिया की सबसे खतरनाक एटमी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये मिसाइल लॉन्च पैड है जहां रूस महाविनाशक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है।
अब इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए जो इस बात के सबूत हैं कि आर्कटिक में रूस के एटमी बेस पर गतिविधियां बहुत ही ज्यादा तेज हैं। मिसाइल लॉन्च पैड के पास स्थायी शेल्टर मौजूद हैं। आसपास कई सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। यहीं पर एक ट्रक ट्रेलर दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी ट्रक से वो मिसाइल लाई गई है जिसका परीक्षण होना है। एक तस्वीर 20 सितंबर की सुबह की है और ये तस्वीर उसी दिन दोपहर की है जिसमें सिर्फ शेल्टर और गाड़ियां दिख रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिसाइल पहुंचाने के बाद ट्रक ट्रेलर रूसी बेस से वापस चला गया। 8 दिन बाद यानी 28 सितंबर को रूसी एटमी बेस पर फिर गतिविधियां शुरू हुई। 28 सितंबर को फिर से एक ट्रक मिसाइल लेकर पहुंचा, आर्कटिक में रूसी बेस पर पहुंचा। मिसाइल परीक्षण से पहले रूस के 2 एयरक्राफ्ट ने आर्कटिक के आसपास उड़कर जरूरी डेटा भी इकट्ठा किया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च साइट से 100 मीटर की दूरी पर अब भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल को लेकर सुपर पावर अमेरिका भी भयभीत क्यों है। जैसा हमने पहले भी कहा कि पुतिन की ब्यूरे वेस्टर्निक मिसाइल के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, लेकिन जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं वो आपको बताते हैं कि कितनी खास है ये मिसाइल। मिसाइल की रेंज असीमित है। असीमित मतलब कहीं भी जाकर मार सकती है, किसी भी कोने में परमाणु बम ले जा सकती है। मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस की जद में नहीं आती है। न्यूक्लियर इंजन से मिसाइल को ताकत मिलती है। 2017 से 2019 के बीच इसके 13 टेस्ट हुए और सब फेल रहे। इस हफ्ते ब्यूरे वेस्टर्निक का 14वां टेस्ट होगा। ब्यूरे वेस्टर्निक को फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। चेरनोबिल आपको मालूम है क्या हुआ था। अब आप जानकर हैरान होंगे कि पुतिन की सेना उसी आर्कटिक में एटमी मिसाइल विस्फोट करने जा रही है जहां रूसी नेवी ने हाल ही में नेटो पर परमाणु प्रहार करने का अभ्यास किया है। और आज एक बार फिर रूस में न सिर्फ सभी एटमी बेस को एक्टिव कर दिया गया बल्कि डमी एटमी अभ्यास भी किया गया। रूसी सेना ने पूरे रूस में सभी 11 टाइम जोन में, वहां 11 टाइम जोन है, उन सभी जोन में परमाणु हमले से बचने की प्रैक्टिस की है। इस अभ्यास के दौरान पहले परमाणु हमले जैसे हालात तैयार किए गए, फिर अमेरिका और नेटो देशों पर परमाणु प्रहार करने और बचने का ड्रिल हुआ। युद्ध के जानकार इसे पुतिन की मुकम्मल तैयारी के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी रेंज में अमेरिका और नेटो है लेकिन सेंटर में यूक्रेन है। इसलिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन वोल्गा भी चला रखा है। मिशन वोल्गा के तहत हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। सरेंडर के लिए स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। पहले सरेंडर करने वाले सैनिक वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजते हैं, फिर मैसेज में कोड वर्ड वोल्गा कहते हैं। मैसेज रिसीव होते ही सरेंडर करने वाले सैनिकों को सुरक्षित रास्ता दिया जाता है और सरेंडर के बाद सैनिकों को सुरक्षित रखा जाता है। यह है मिशन वोल्गा। इन तैयारियों से संदेश साफ है कि पुतिन में युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की बेताबी है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले को और तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। ये रूस का फॉस्फोरस बम है जो बेहद घातक है, इंसान की हड्डियों को भी गला सकता है। कुछ इसी विध्वंसक अंदाज में रूस ने फिर से सबसे बड़ा हमला खेरसोन में किया। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में जमा हैं। रूस ने यहां टैंक, आर्टिलरी और MLRS से लगातार प्रहार किया और कुछ ही घंटों में खेरसोन में 400 धमाके हो गए। खेरसोन के साथ खार्किव में भी जबरदस्त प्रहार हुआ। रूस के सैनिकों ने अक्टूबर शुरू होते ही जैसा ट्रेलर दिखाया है वो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन जगहों पर हमले किए, 18 क्रूज मिसाइलें दागी, 31 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए, जिससे बड़ी तादाद में यूक्रेन के हथियार खाक हो गए। और अब आपको अलर्ट करने वाली खबर, वंदे भारत टारगेट पर क्यों है। जी हां, भारत की यह सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है। साजिश का डरावना सिग्नल इसके सामने क्यों दिखाया जा रहा है। सैकड़ों यात्री इसमें सवार होते हैं, लेकिन वंदे भारत जब से पटरी पर दौड़ी है तब से कई बार इस पर पथराव की खबरें आती है। जगह बेशक अलग हो, लेकिन जिस ट्रेन को बार बार निशाना बनाया गया वो वंदे भारत ही रही। 2 अक्टूबर को एक बार फिर उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ यही हुआ।
जो तस्वीरें सामने आई उससे ऐसा लगा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को पलटने का प्लान था। क्या यह कोई बड़ा हादसा टला या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? सोचिए, अगर यह गाड़ी आगे बढ़ जाती तो खूनम खून होना तय था, लाशों के ढेर लग सकते थे। उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जब चित्तौड़गढ़ के सोनियाना गंगरार के बीच पहुंची तो पायलट को दूर से ही पटरी पर बड़े बड़े पत्थर और सरिया रखा दिखा। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, करीब जाकर देखा तो रेल ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर और लोहे के टुकड़े इस तरह से रखे थे कि कोई भी ट्रेन इससे टकराती तो हादसा तय था। हाई स्पीड ट्रेन तो पूरी तरह से पलट जाती। लोहे के किले लगा के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लोहे के टुकड़े को पटरी में ऐसे खड़ा करके फंसाया गया है कि ये ट्रेन के पहिए में फंस जाए और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाए, ट्रेन पलट जाए, हादसा हो जाए। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। हमें पत्थर दिखे और हमने इमरजेंसी मार के गाड़ी को खड़ी कर दी। हमारे रेल साथ और क्या था? लोहे के कुछ किले फंसा रखे थे। खबर मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां की जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने पटरियों से पत्थर और कीलें हटाई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वंदे भारत ट्रेन में करीब 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है और ये ट्रेन करीब करीब भरी हुई रहती है। ऐसे में अगर ये हादसा होता तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत तय थी। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के खिलाफ रची गई साजिश में राजनीतिक एंगल से भी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कल चित्तौड़गढ़ में थी। उसी इलाके में वंदे भारत एक्सप्रेस को और इसमें सवार यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो सकती है। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। दिन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। रैली से पहले हादसा कराने का यह क्या प्लान था? सूत्रों के मुताबिक इस एंगल से भी जांच हो रही है कि कई बार बच्चे खेल खेल में ट्रैक पर पत्थर रखते हैं, लेकिन इस बार ट्रैक पर सरिया फंसाना, उसके बीच में पत्थर रखना, यह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जिस समय लोको पायलट को ट्रैक पर पत्थर दिखा, ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने 350 मीटर पहले ही ट्रेन रोक दी। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस को जिस तरह से अचानक रोका गया, अगर कोई और ट्रेन होती तो शायद वो डिरेल हो जाती। चूंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में खास तरह का ब्रेक सिस्टम है, जिसकी वजह से ट्रेन तेजी से रुक पाई और यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ। चलिए अब बात राजनीति के उस मुद्दे की जो सीधे 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ गया है। जाति वर्सेस धर्म 2024 वाला दांव। कल बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी की। आज बीजेपी ने इस पर बड़ी सियासी लाइन ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की रैली में इसे लेकर विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके क्या मायने हैं और जाति सर्वे को लेकर चले जा रहे दांव पेच का पूरा गणित क्या है, यह आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले जाति सर्वे को लेकर आज के 2 बड़े डेवलपमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। पहली खबर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे रिपोर्ट को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी सहित सभी दलों के नेता शामिल थे। बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ों की जानकारी दी गई। दूसरी खबर, आज जाति सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। अब बात जाति सर्वे पर मचे राजनीतिक महाभारत की करते हैं। जाति सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो कहा गया कि इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है। सवाल पूछे गए कि बीजेपी अब क्या करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के सामने धर्म वाला दांव चला। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्या कहा, इसके क्या मायने हैं, पूरा गणित आप इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे। इंडिया गठबंधन को बिहार के जाति सर्वे से 2024 के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाति आधारित आंकड़ों का मतलब समझाया।
बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। राहुल गांधी ने एक वाक्य में जाति सर्वे का वो नंबर सामने रख दिया जो 2024 की चुनावी लड़ाई का रिजल्ट तय कर सकता है। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो। अब विपक्ष का फोकस इसी 84% पर है। विपक्ष राजनीति को यही लेकर आएगा, इसका अंदाजा बीजेपी को पहले से था। इसीलिए कार्ड के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक दांव चला, संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाकर इसे कानून बना दिया। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की जाति वाली बड़ी छतरी से महिलाओं के एक बड़े वर्ग पर फोकस करके उसे अलग करने वाला दांव चला। कुछ दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन 30 साल से उसे रोककर बैठे थे। विपक्ष को लगता है कि जाति सर्वे से 84% की एक बड़ी संख्या उसके पीछे आ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की रैली में एक नई जाति को परिभाषित करके राजनीति को नया मोड़ दे दिया। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। ये बोलकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर विपक्ष की नजर 84% ओबीसी, एससी और एसटी जातियों पर है तो वो इसमें से करीब 15% गरीबों को अपने साथ खड़ा करके आगे की राजनीति तय करेंगे। तो इस तरह इंडिया गठबंधन के जाति वाले बड़े आंकड़े में से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सफाई से महिला और गरीब यानी 63% को बाहर करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति के दांव पेच यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी के पास 2024 की राजनीति का वो कार्ड भी है जो जाति वाले मुद्दे को ध्वस्त करके राजनीति की दिशा बदल सकता है। इसलिए नई जाति को परिभाषित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री मोदी का फोकस 84% के बड़े जाति समूह से महिला और गरीब को बाहर करके नया वोटर खड़ा करने का है। विपक्ष जितनी आबादी उतना हक का नारा दे रहा है, तो प्रधानमंत्री ने इसी नारे से विपक्ष को हिंदू वर्सेस मुसलमान के बड़े सवाल में उलझा दिया है। तो इंडिया गठबंधन के नेता जातियों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण पर फोकस कर रहे हैं। 2024 से पहले पूरी लड़ाई सामाजिक न्याय वर्सेस विकास पर आ गई, लेकिन इसके पीछे वो नंबर हैं जो 2024 की हार जीत तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति इस वक्त 3 बड़े मुद्दों पर आकर टिक गई है। बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री राजनीति का पहला केंद्र गरीब है। गरीब का एक बड़ा वोट समूह है जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, तो फिर मुसलमान, सिख और ईसाई भी हैं। ये देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का दूसरा केंद्र हिंदू है और इसमें सभी इस छतरी में सभी जातियां यहां पर शामिल हैं। लेकिन पीएम मोदी की राजनीति का तीसरा केंद्र महिला है, जिसमें सभी धर्मों की महिलाएं शामिल हैं। तो आप देखिए कैसे यहां पर प्रधानमंत्री गरीब, सभी जातियां यानी हिंदू और महिला, इन तीनों के सहारे विपक्ष को एक बड़ा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी खुली कार में सवार होकर रैली स्थल पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री पर लगातार फूलों की बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री को सुनने आए लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे।
निजामाबाद में प्रधानमंत्री बोलने आए तो जगदलपुर से भी बड़ी बात कह दी। जगदलपुर में जो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के जरिए कही गई थी, वो सियासी शब्दावली तेलंगाना में और स्पष्ट हुई। यहां प्रधानमंत्री ने हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया और फिर इस बहस में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आपको उनकी पूरी बात सुनाते हैं। मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं। तो जाति सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या वो 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं? ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबीसी हो या अनुसूचित जातियों में बीजेपी की पैठ बढ़ी है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो बीजेपी को 2014 में 36% हिंदुओं ने वोट किया था, जो 2019 में बढ़कर 44% हो गया। यानी बीजेपी के हिंदू वोट तेजी से बढ़ गए। इसी तरह ओबीसी वोटर की बात करें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को ओबीसी समाज के 10% ज्यादा वोट मिले और ये कुल 44% हो गए। यही पैटर्न अनुसूचित जातियों के वोटर्स में भी देखने को मिला है, यानी दलितों के वोटर में। यहां भी 10% का उछाल 2014 के मुकाबले 2019 में आया। तो विपक्षी गठबंधन जाति की राजनीति को धार दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के प्रतीकों को उभार कर बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जिस चुनावी राज्य में रैली करने जा रहे हैं, वहां वो मंदिरों के दर्शन को अपने कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाते हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जब जगदलपुर आए तो उन्होंने रैली से पहले दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वो सीधे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स क्या है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह क्लियर कर दिया है। चलिए आपको जल्दी से 4 पॉइंट्स में समझाते हैं बिग वॉल पर। 2024 की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्ड मंदिर है और फिर प्रधानमंत्री हर रैली की शुरुआत मंदिर में पूजा से कर रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। दूसरा कार्ड गरीब है, जिसका जिक्र उन्होंने आज जगदलपुर की रैली में भी किया है। 2024 की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री का तीसरा कार्ड हिंदू है। आज उन्होंने जाति सर्वे के बहाने इसका बड़ा संकेत दिया। और उनका चौथा कार्ड अल्पसंख्यक है, जिसकी बात उन्होंने तेलंगाना की रैली में की है। और देखिए, आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों की वो 9 बड़ी खबरें जो आपने दिन भर कहीं नहीं देखी होगी। राहुल गांधी ने गोल्डन टेंपल में दूसरे दिन भी सेवा की, जूते उठाए, सब्जी काटी, झूठे बर्तन धोए। एसजीपीसी ने कहा यह पश्चाताप नहीं। पंजाब के फिरोजपुर से 15 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई है, एक घर से बरामद हुई। बीएसएफ ने ड्रग्स को अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, कालाकोट के जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जयपुर में सामने आया गजब नजारा, मुखौटा लगाकर युवक ने कर दी नोटों की बारिश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में कार चालक की दबंगई दिखी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ही कुचला, जख्मी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फायरिंग, छात्र के 2 गुटों के बीच चली गोलियां, 3 जख्मी। दिल्ली में पहली बार गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाली महिलाएं गिरफ्तार, 10 पिस्टल बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 31 मौतों से हड़कंप, स्वास्थ्य व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल, कहा सरकारी तंत्र पूरी तरह से असफल। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास हादसा, तेज रफ्तार कार ने 4 को मारी टक्कर, 3 की हालत गंभीर।